बहुत कठिन डिसीजन रहता है जी किसी भी व्यक्ति, किसी भी फौजी जी के जी लिए, जी। क्योंकि हम काफी कम उम्र में 18 साल 20 साल की उम्र में सेना में आ जाते हैं। अच्छे दिन देखे बुरे दिन देखे कहाँ से कहाँ पहुंचाया। तो मैं पहली बात तो वायुसेना को धन्यवाद दे दूंगा कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ सोच पाया अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। बट हाँ, मुझे लगता है कि जो वायुसेना में जो मेरे जो दिन थे ना, वो सबसे यादगार थे। नमस्कार, मैं हूं सुस्मित सौरभ। आज की कहानी एक ऐसे सैनिक की है जिसकी जिंदगी पहाड़ की ऊंचाइयों से शुरू होकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचती है। ये कहानी है सादगी में छुपी गहराई की, उस जज्बे की जो बिना शोर किए भी बुलंदियां छूता रहा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जन्मा एक साधारण परिवार का असाधारण बेटा। पिता सिंचाई विभाग में कर्मचारी थे। घर की आर्थिक स्थिति सीमित थी, लेकिन बेटे के मन में जिज्ञासाएं जो थी वो असीम थी। बचपन से ही किताबों से गहरा लगाव, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आना और बड़े भाई बहनों की किताबें चुपके से पढ़ जाना, बस यही थी उसकी दुनिया। इंजीनियरिंग का सपना था, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि फॉर्म का खर्च उठाना भी मुश्किल सा लगता था। पर नियति ने उसके लिए भी कुछ सोच रखा था। लड़का एक दिन दोस्तों के साथ यूं ही घूमते घूमते रैली में पहुंच गया और फिर किस्मत ने उसे चुन लिया। फिर उसके नाम एक चिट्ठी आई जो उसे दूर पहाड़ों के नीचे ले आई। पहली बार पहाड़ से नीचे उतरना और पहली बार ट्रेन में बैठना उसके लिए सब कुछ नया था और रोमांचक भी। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एयरफोर्स में बतौर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन पूरे 20 साल की सेवा, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, सिर्फ ईमानदार मेहनत और सेवा भाव से। जो मिला उसमें ही खुश रहने वाले इस इंसान ने न सिर्फ अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई, बल्कि दूसरों की खुशियों में भी पूरे दिल से शरीक हुआ। जुनून तो इतना था कि जो ठान लिया उसे पाकर ही दम लिया। सेवानिवृत्ति के बाद भी उस जोश में कोई कमी नहीं आई। उसने बड़ी मेहनत से ही एमबीए की परीक्षा पास की और एनआईसीएल, एनआईएसीएल, आईबीपीएस, एसबीआई जैसी बैंक और इंश्योरेंस की आधा दर्जन परीक्षाओं में उसका चयन चयन हुआ। वो भी, इनमें भी वो अव्वल रहा। जिसने कभी सपने नहीं देखे, जिसने सपने नहीं मांगे, लेकिन जीवन ने उसे सब कुछ चुपचाप सौंप दिया, यहां तक कि प्रेम भी, क्योंकि उसकी सादगी में एक तपस्या थी। आज हम आपको ऐसी जिंदगी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो दिखने में आम है, लेकिन महसूस करो तो दिल तक उतर जाती है। एक सर्विसमैन डायरी में हमारे आज के मेहमान हैं नेशनल इंश्योरेंस गुजरात में कार्यरत श्री प्रहलाद सिंह बिष्ट। प्रहलाद जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद सुष्मित भाई। आपका धन्यवाद, जिसने आपने मुझे मंच में मौका दिया अपनी कहानी बताने को। आपकी कहानी से गुजरने पे पता नहीं क्यों मुझे थ्री इडियट का वो सीन याद आ जाता है। पहाड़ी गांव का एक छोटा सा बच्चा रेंचो, जिसे पढ़ने की बड़ी लालसा थी। वो भी विद्यालय के किसी कक्षा में, चाहे पहली कक्षा हो या 8वीं कक्षा हो, किसी में घुस जाता था, चुपके से उनकी किताबें पढ़ लेता था। वही अभाव, वही पहाड़ों पे रहने वाली जिंदगी, वही कमियां। फिर अचानक से रेंचो आता है इंजीनियरिंग कॉलेज में और झंडा गाड़ देता है, तमाम दोस्तों में अव्वल अव्वल निकलता है और जिंदगी में आगे भी एक सफल व्यक्ति बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी कहानी थ्री इडियट की उस कहानी से मिलती दिखाई पड़ती है। क्या पहाड़ के सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं? सुष्मित भाई, मतलब वो कहानी से तो पैरेलल होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो फिल्मी कहानी है। बट हाँ, मतलब बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जी जैसे मैंने आपको पहले बताया भी ये ऑफ द कैमरा, जी कि 5वीं में पढ़ता था तो 10वीं में भैया भाई बहन पढ़ते थे तो उनकी किताबें पढ़ लेता था। जी 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 तो काफी पढ़ने का शौक था। और सफलता के मापदंड अलग अलग होते हैं। सफलता, मैं अपने हिसाब से अपने आप को सफल मानूंगा। जी तो बाकी पहाड़ में हाँ, मेहनत तो एक है कि काफी लोगों में मेहनत होती है। जी वो मेहनत अलग अलग करके रंग दिखाती है, जी। यही बोलूंगा। आपने प्रयास शुरू किया और एक साथ दर्जनों बैंक की परीक्षाएं दे डाली।
और सब में अव्वल रहे, सब में आपका चयन हुआ। क्या इच्छा थी, मतलब नौकरी करनी थी या कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था? नहीं सुस्मित भाई, देखिए उस समय जब हम प्रयास कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, उसमें हमें पता नहीं होता कि अपने स्तर क्या है। जी आप चाहते हो मैं सबके सब दे दूं, कम से कम किसी एक में तो निकल जाऊं। जी। एक पर किस्मत रही, हाँ। एक सुरक्षा की भावना होती है जिससे कि हम अलग जी अलग जी परीक्षाओं में अपियर होते हैं और फिर हम चयन कर पाते हैं। लेकिन ये आपकी काबिलियत है कि आपको ऐसा मौका मिला कि आपने 10 परीक्षाएं दी और सब में सिलेक्शन हुआ, और फिर आपके लिए एक प्रश्न रहा कि किस में जाना है। जी जी जी। ये तो मतलब भगवान की दया है कि सारे एग्जाम में मैं निकल निकल पाया, तो मेरे पास मतलब ऑप्शन थे चूज करने के जी कि, तो मुझे जो लगा मेरी उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, तो मैंने नेशनल इंश्योरेंस को चूज किया। जी। नहीं, अब भगवान की तो जो दुआ है तो है ही, लेकिन जहां तक बात आती है कि इंसान की मेहनत ही उसकी कामयाबी की सीढ़ी होती है। कि वो कहा गया है कि न ही न प्रवेशति सुप्त से मुखे मृगा, की सोए हुए शेर के मुंह में कभी हिरन प्रवेश नहीं करती। तो चलिए खैर, हम अपने बात को आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक पूछना चाहूंगा मैं कि पहाड़ों की जी जिंदगी कष्टकर रही, फिर आप एयरफोर्स में आए। एयरफोर्स में आपने जी 20 वर्षों की सेवा दी। उसके बाद जी आपने सोचा कि हम अब बाहर सेवा करते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं। तो जी प्रश्न ये उठता है कि इन तीनों जगहों में, एक तो बचपन का जो दौर था वो, फिर जी युवावस्था में आपने सेना ज्वाइन की, एयरफोर्स ज्वाइन किया, जी वहां का माहौल, और अब आप जब बीस जी वर्षों के बाद एयरफोर्स छोड़ के सिविल में एक इंश्योरेंस की कंपनी में जी काम कर रहे हैं, बैंकिंग का सेक्टर है, तो तीनों में जी। आपको कौन सा फेज ज्यादा अच्छा लगा और क्यों? देखिए जो मेरे जीवन के तीनों पड़ाव हैं, जी उनके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट अच्छे और बुरे दिन दोनों में ही, तीनों में ही देखे हैं। जी बट क्योंकि सबसे एक्चुअली मैं काफी कम उम्र में वायुसेना में चयनित हो गया था, जी तो मैं अभी तक अपनी लाइफ का जो सबसे मेजर पोर्शन है वो मैंने अपनी जी वायुसेना में ही जी जी बिताया है। अच्छे दिन देखे बुरे दिन देखे कहां से कहां पहुंचाया, तो मैं पहली बात तो वायुसेना को धन्यवाद दे दूंगा कि इस मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ सोच पाया अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। बट हाँ, मैं मुझे लगता है कि जो वायुसेना में जो मेरे जो दिन थे ना, वो सबसे यादगार थे जी जी। अब तक के। अभी तो ये तीसरा पड़ाव तो बिल्कुल जस्ट शुरू ही बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। बट अभी तक मैं देखूंगा तो वायुसेना के दिन सबसे यादगार थे। बचपन की भी काफी चीजें हैं, बट लेकिन वो वायुसेना के दिन जो थे वो, आप जैसे दोस्तों से मुलाकात हुई, काफी लोगों से बिल्कुल मिले, बिल्कुल चीजें काफी हुई। हम उस वायुसेना के दौर पे ही विवाह हुआ, पुत्री का जन्म हुआ, तो मतलब इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब उनको कोई बीट ही नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब बात करते हैं हम गगनयान मिशन की, या बात करते हैं हम नासा के स्पेस मिशन की, हमारे वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन साहब हैं, वो गए हुए हैं हमारे स्पेस में। इसके पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा साहब, उन्होंने भी स्पेस ट्रेवल किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वायुसेना एक प्लेटफॉर्म देती है, एक ऐसा मंच देती है, एक ऐसी ब्रांडिंग देती है कि आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, जी, बशर्ते कि आप में जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। ये दूसरा प्रश्न मैं बिल्कुल सही कहा उठाता हूं, आपने। जो आपने बात की कि आपकी शादी जो हुई एयरफोर्स के बदौलत थी, जिंदगी में प्रेम के क्या मायने हैं? जी सुस्मित जी, मैं अभी शब्दों में मैं काफी मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स हूँ। मैं बहुत जी ज्यादा पिरो नहीं पाता, मतलब आपकी जी तरह जी साहित्यिक जी मेरी जी 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 भाषा नहीं है। पर प्रेम के का मेरी तरफ से ये मान है कि आपका समर्पण, एक दूसरे व्यक्ति के प्रति आपका समर्पण, चाहे वो आपके जीवन साथी हो, चाहे आपके पुत्र पुत्री हो, तो उनके प्रति समर्पण ही प्रेम है। मतलब ये मेरी बिल्कुल बिल्कुल फीलिंग है कि मैं उनको किस किस मतलब कितना उनकी जीवन बेहतर बना सकूं, उनके जीवन में क्योंकि जितने भी कष्ट हैं वो दूर कर सकूं। बिल्कुल। मेरे लिए वही है। मतलब कि उसमें अपने आप को देखना और अपने आप को उसमें देखना, जी जी जहां बात करें तो यही प्रेम है। जी प्रश्नों की बात की जाए तो जब आप सेना में आए, उस समय का जो जी माहौल था, उस समय के जो युवा युवा जी थे, और आज का युवा, जी चाहे वो युवा गांव का हो या शहर का हो, जी दोनों की सोच जो होती है
उस समय की युवा की और आज की युवा की, उसमें कुछ आपको अंतर देखने को मिलता है? ऐसा लगता है कि युवाओं में फौज के प्रति मोह बढ़ा है, जाने का जज्बा बढ़ा है, या कुछ और बातें हैं? थोड़ी सी चर्चा इस पे हम करना चाहेंगे। अ, सुष्मित जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सेना में भर्ती हुए थे, वायुसेना में भर्ती हुए 2003 का, उस समय हमारे पास डिस्ट्रक्शन बहुत कम थे। हम्म। जो मोबाइल, इंटरनेट, ये सब चीजें, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ये काफी कम थे, तो आपके पास सोचने के लिए सीमित चीजें थी। जी। ठीक है। जी। और उस समय की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो थी, अभी से काफी डिफरेंट थी। बिल्कुल। उस समय का में हम लोग बस इंजीनियरिंग वगैरह में भी लिमिटेड चीजें थी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी इंडिया में, बट फिर भी वो नेसेंट स्टेज में थी, कह सकते हैं हम। हम्म। तो सेना और वायुसेना, मतलब मैं तीनों सेनाओं को मिला हूं, ये बहुत बड़ा जॉब गिवर सेक्टर था जो सेना को देता था। प्लस साथ में उस समय हम काफी, जैसे कारगिल युद्ध से भी कुछ साल पहले उस समय हम गुजरे थे, तो एक अलग, बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि जब युद्ध आते हैं तो उस समय लोगों में देश प्रेम कुछ ज्यादा जागता है, जैसे अभी रिसेंटली उसके बाद बिल, हुआ था। बिल्कुल। तो हाँ, मुझे लगता है उस समय लोगों में सेना में जाने का जज्बा ज्यादा था। अभी लोगों के पास को थोड़े, कुछ लोगों में, मतलब जितने भी युवाओं से मैंने कुछ लोगों से बात करी, तो उनमें थोड़ा कम है। बट मे बी बिकॉज उन लोगों ने वो दौर देखा नहीं है। तो अभी शायद जैसे एक युद्ध हुआ तो लोगों में फिर से एक वो देशभक्ति जागी है, तो जी। मुझे लगता है। और प्लस अभी सेना इन कुछ सालों में, सेना में जो वेतन भी काफी अच्छा हो गया है, जी। तो एक वो भी एक लालच और वो भी एक मोह रहता है। तो मुझे लगता है कि अब शायद लोगों में इम्प्रूवमेंट रहेगा। जी। जी। कुमायूं का क्षेत्र और गढ़वाल का क्षेत्र जो है, खासकर बात करें हम जी पहाड़ों की, जी बहुत से युवा पहाड़ों से फौज में आते हैं और सेवा करते हैं। कोई 15 साल की सेवा करता है, कोई 20 साल की करता है, कोई अपनी पूरी जो जिंदगी है, जो 58 साल या 55 साल की जो उम्र होती है, वहां तक पूरी सेवा करके लोग जाते हैं। फिर भी बात करें अगर सैनिक की भावनाओं की, तो ये समाज सैनिक की भावनाओं को किस हद तक समझता है, या किस हद तक समझने का प्रयास करता है? अ, मेरा, जैसे आप बताया, हमारे कुमाऊं में तो मतलब हर घर से फौजी निकलते हैं, जी। तो मेरा ये मानना है कि आपके आसपास कितने सैनिक हैं, कितने सैनिक परिवार है, इससे आपका परसेप्शन बहुत चेंज होता है लोगों का। जी। कि जैसे हमारे वहाँ सेना के प्रति दूसरे भाव हैं, इंडिया के किसी और स्टेट में जहाँ बहुत कम सैनिक जाते हैं, वहाँ लोगों के पास डिफरेंट भाव होंगे। जी। पर ये भी है कि ज्यादातर मैं मानता हूँ कि सैनिकों के लिए मतलब स्नेह है जी। और आदर है। जी। कुछ लोगों में नहीं भी होगा, बट अधिकतर लोगों में है, मुझे अभी जी। मुझे जी। ऐसा लगता है। हाँ, समाज में कई तरह के लोग हैं, सबकी अलग अलग सोच है। लेकिन जहां मेरा मानना है, जब मैं अपनी बात करूं, तो मुझे पता नहीं क्यों सैनिकों के प्रति एक प्रेम झलकता है, एक उत्साह झलकता है। और जब हम आराम से तकिए पर सर टिका के एसी ऑन करके सो रहे होते हैं, एक बेचारा सैनिक जी भारत की जितनी भी सीमाएं हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वहां के किसी कोने में बंदूक लेकर खड़ा होता है, चाहे वो गर्मी का दिन हो, बरसात की बूंदों की झड़ी लगी हो, या कड़कड़ाटी ठंड में वो ठिठुर रहा हो। वो ये नहीं सोचता कि मैं कोई किसी के लिए कोई नौकरी कर रहा हूँ, बल्कि उसके हृदय में एक जज्बा होता है देशभक्ति का। उसे ये मालूम होता है कि मैं आज जगह हूं, तभी हमारे देश के भाई बहन, देशवासी सारे चैन की नींद सो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और अब वो वाकई में, मतलब आप कई, जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि जी। फौज एक सिर्फ एक नौकरी है। जी। ठीक है। बट मुझे लगता है कि उन परिस्थितियों में सिर्फ एक नौकरी, सिर्फ आपका वेतन आपको वो जज्बा नहीं दे पाएगा। आपको उसके लिए अलग चीज चाहिए। कि लद्दाख और कारगिल की बर्फ की ठंडक में रात को जब आप ड्यूटी करोगे, तो बिल्कुल। सिर्फ आपको वेतन ना एक आपके एक जज्बा नहीं दे सकता। बिल्कुल। आपके लिए वो अंदर वो देश प्रेम होना चाहिए। तो तब आप उस प्रकार की सेवाएं दे सकते हैं। सच्चाई है। सच्चाई है। अब अगली जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जैसे 20 साल की नौकरी की, जी तो सेना से निकलने के बाद, एयरफोर्स से निकलने के बाद, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा भविष्य क्या होगा, ये तय करना कितना कठिन हो पाता, कितना कठिन होता है? देखिए,
ये बहुत कठिन डिसीजन रहता है जी किसी भी व्यक्ति, किसी भी फौजी जी के जी लिए, जी। क्योंकि हम काफी कम उम्र में 18 साल 20 साल की उम्र में सेना में आ जाते हैं, ठीक है। जी पर आप 20 साल, मानो ना मानो, बाहरी समाज से थोड़े से तो कटे रहते हैं ये लोग, बिल्कुल। ठीक है। आप हाँ, अभी ये थोड़ा इंटरनेट की वजह से फिर भी थोड़ा आपको जानकारियां मिल जाती है, बट फिर भी एक कटाव रहता है। और आपके अंदर, आपको पता नहीं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, क्योंकि आपको बाहर के लोगों से कंपटीशन का मौका नहीं मिला है 20 साल में। एक आपको उस एक आपस में उस इंटरनल कंपटीशन ही हो रहा एक उस उम्र में हम जब सेना में चले आते हैं, जबकि हमारी है जी। मतलब शुरुआत भी नहीं होती है। 17 साल का युवा, 16 साल का युवा, युवा का कहूँ, लड़का बच्चा, जी। वो फौज में चला आता है, अपने आप को कहीं टेस्ट नहीं करता, वो तमाम परीक्षाएं जी। नहीं देता, अपने आप को जांचने का उसे मौका नहीं मिलता, इस दुनिया समाज को, कॉलेज को, विश्वविद्यालय को देखने का उसे मौका नहीं मिलता। वो सीधे आता है और सेना में चला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कोई जरिया नहीं होता जिससे कि अपनी काबिलियत को परख सके। जी। तो मेरा वही मानना है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर तो होता है। जी क्यों? क्योंकि आप अच्छी एक वेल पेइंग जॉब को छोड़कर आप दूसरी तरफ जाना चाह रहे हो, जी जी। और प्लस आपकी एज भी उस समय जनरली 38 से 40 42 इस उम्र के लोग होते हैं। तो बिल्कुल। उस समय, क्योंकि आपके पास आपकी घर की जिम्मेदारियां भी दूसरी होती हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, फैमिली वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपके पास ये जो चीजें हैं, मतलब आपका फैसला बहुत ही मुश्किल बना देती हैं जी कि क्या आपको उस समय छोड़ना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल फैसला है, और जो भी मैं लेते हैं, मैं मानता हूँ उन लोगों ने बहुत मुश्किल फैसला लिया है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि लोगों की जिंदगी रिटायरमेंट के बाद खत्म होती है, और सैनिक जो है देश सेवा से जब सेवानिवृत्त निवृत्त होता है तो उसकी जिंदगी की जी। शुरुआत होती है। जी। सर पे बूढ़े माँ बाप का बोझ, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का बोझ, तमाम तरह की जिम्मेवारियां, और उस परिस्थिति में अपनी नौकरी को छोड़कर फिर एक नई नौकरी की तलाश, उसके लिए अभ्यास करना, तैयारी करनी, पढ़ाई करनी, बहुत सारे ऐसे जी। हम फैसले होते हैं कि जिसे बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है किसी सैनिक को। और सच में बहुत बहुत कठिन परिस्थिति होती है उसके लिए, एक दुर्दशा की घड़ी होती है। सही बात। बात की जाए तैयारी की, फौज की जहां बात आती है, एयरफोर्स की बात करें या आर्मी की बात करें या नेवी की बात करें, फौज कोई भी फौजी होती है, वहाँ का जी। जीवन दुश्वार होता है, समय की तंगी होती है, वहाँ के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, वहाँ की कई तरह के काम होते हैं, आपको कभी बेस में रहना पड़ता है, कभी आप बाहर चले जाते हैं, कहीं दूसरे जगह पे जंगल में पड़े हुए हैं, समुद्र में पड़े हुए हैं, पहाड़ों पे खड़े हैं। उन परिस्थितियों में समय निकाल कर पढ़ना कैसे मैनेज करता है एक सैनिक अपने देश का, और कैसे अपनी तैयारी करता है वो? देखिए, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारा एक सैनिक का जो कार्य होता है, जनरली डेस्क जॉब तो होता नहीं है कि जी आप शरीर शरीर से थके नहीं हो, आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से थक जाते हो। आपको जी जी आपको पता है, सुस्मित भाई, जब जी। हम काम करते हैं तो सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो इतना काफी थक जाते हैं कि बिल्कुल। आपको बहुत समय नहीं मिलता है। मतलब ये जो बाकी सैनिक जो देख रहे होंगे, जी वो मुझसे मेरे को बात को मान रहे होंगे, समझ रहे होंगे जी कि इतना, और ऐसा अपना होता नहीं है कि 5 डेज वीक वर्किंग है और आराम से आपको वीकेंड मिल रहा है। इस तरह की भी सुविधाएं होती नहीं है, फौज की नौकरी बिल्कुल है भाई, ठीक है। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर आपको पढ़ना है ना, तो आपको बेसिकली अपना फ्यूचर के बारे में सोच के, जी कि मैं अब रिटायर होने वाला हूं, उस फ्यूचर को सोचकर वही एक आपको मोटिवेशन देता है कि यार, क्यों मुझे अब घर पे खाली नहीं बैठना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो वो मोटिवेशन देता है आपको कि उतना घंटे ऑफिस में काटने के बाद भी आपको फिर से उन लोगों से कंपटीशन देना है जो अपनी 22 साल 25 साल की उम्र के लोग हैं, उन लोगों से कंपटीशन देना है। जहाँ बात तो आती है काफी मुश्किल कंपटीशन है। की, जहाँ बात आती है जी। कंपटीशन की, तो आज देश की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन भी अपने चरम पर है। जी। मतलब कहा जाए एक दूसरे शब्दों में, तो अगर 18,000 की वैकेंसी है,
तो उसमें 18 लाख युवा जो हैं अपीयर होते हैं किसी एग्जाम के लिए। तो इसमें बड़ा ही मुश्किल होता है, खास करके उस व्यक्ति के लिए जो 20 साल से 25 साल से पढ़ाई के टच में नहीं है, पढ़ाई से दूरियां हैं उसकी, जिसने कलम उठा के कभी कुछ पढ़ा नहीं, किताबें नहीं, कुछ लिखा नहीं, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल वाला काम होता है नहीं। तो बहुत अगर मुश्किल बात काम करें, है। अब जाहिर सी बात है कि आप जहां भी होते हैं वहां किताबों का मिलना, कोचिंग सेंटर का मिलना, ये बड़ा मुश्किल होता है। आजकल तो फिर भी ऑनलाइन कोचिंग जी, शुरू हो गई है। तो कितना महत्व है कोचिंग का, और कितनी भूमिका है कोचिंग की किसी की सफलता में, खासकर एक सर्विसमैन की बात करें तो? मेरा ये मानना है सुचित भाई, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, जी तो मेरा ये मानना है कि ये पर्सन टू पर्सन जी जी मतलब वेरी करता है कि जी। किसको कोचिंग की आवश्यकता है, किसी को नहीं, क्योंकि वट वर्क फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर अनदर। ठीक हम्म। है, तो मुझे को लगता है अगर आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, बेसिक्स में ही आपको प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल। हम एग्जाम्स दे रहे हैं कम्पिटेटिव उसमें, तो जी आपको कोचिंग बिल्कुल लेनी चाहिए। इसमें कोई शर्म वाली बात या फिर वो वाली बात नहीं है, आपको जरूर लेनी चाहिए। बट हाँ, अगर आपको इनिशियली देखकर लग रहा है कि आपको सिलेबस देख के यार ये मैं कर लूंगा, तो एक बार आपको नॉर्मल पोस्ट जरूर मानना चाहिए। नॉर्मल अपने हिसाब से पढ़ाई करके तैयारी करनी जरूरी है। अपने जो वीक स्पॉट्स हैं उन पे वर्क करना बहुत जरूरी है। और मेरा ये मानना है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मतलब क्लासेस लेने से ज्यादा सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोचिंग, बट मैं मानता हूँ उसका भी एक अपना, क्योंकि हर व्यक्ति का स्तर एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि मेरा स्तर, मैं बेसिक्स भी मेरे उतने क्लियर नहीं है, तो आपको हम्म। जरूर कोचिंग लेनी चाहिए। जी 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 जी। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं कर लूंगा, तो आपको एक बार नॉर्मल बिना कोचिंग के तैयारी जरूर करनी चाहिए। बात करें माँ पिता की, पेरेंट्स की, इस मोड़ पर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एक सामान्य एक सर्विसमैन की बात करता हूँ। तो कितना सपोर्ट होता है माँ पिता का इस फैसले के प्रति कि आप अब जिस नौकरी को कर रहे थे, जो नौकरी आपको लाख सवा लाख रुपए दे रही थी, अब आप उसको छोड़ रहे हैं, एक नए क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं, और आपके सामने अभी बिल्कुल अंधकार है, कब तक नौकरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये मैं मानता हूँ, मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक सामान्य एक सर्विसमैन के लिए इसमें माता पिता की, पत्नी की, बच्चों की क्या भूमिका होती है, कितना सपोर्ट, कितना सहयोग मिलता है उनका? देखिए, मुझे लगता है कि अधिकतर लोग, हालांकि मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरी वाइफ और बच्चों से तो मुझे पहले से, मैंने उनको उनके साथ डिस्कस किया था, तो वो अग्री कर रहे थे मेरे उसमें। बट जी हाँ, माता पिता या फिर इन लॉज, जी इन लोगों को देखो, थोड़ा तो उन लोगों को लगता है कि ऑलरेडी वेल पेइंग जॉब को छोड़कर आप टोटली डिफरेंट उसमें जा रहे हो, और जहां आपको फिर से कंपटीशन करना है। जी। और कंपटीशन किससे करना है? कंपटीशन आपस में ही करना है ना। जो बिल्कुल जॉब तो पोस्ट तो लिमिटेड है, आपको बिल्कुल कंपटीशन बिल्कुल। आपस में ही करना है, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग तो उसमें सेलेक्ट होंगे और काफी सारे सेलेक्ट नहीं होंगे। तो उनको एक एप्रीहेंशन था, पेरेंट्स को, इन लॉज को। मुझे बोले भी कि अभी क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा आपको कर लेनी चाहिए। तो बट लेकिन ये है, आपको उनको अगर आपने ठान ही लिया है, तो आपको उनको समझाना, आपको चाहिए कि उनको समझाएं, अपना जो भी विजन है उनको ठीक से बताएं। बिल्कुल। क्योंकि उनका सहयोग बहुत जरूरी है। अगर वो आपके सहयोग, अगर फैमिली आपका सहयोग नहीं करेगी ना, तो आप जी, नहीं कर पाओगे। आपने जी, बड़ी बात कही कि हमारा कंपटीशन हम खुद होते हैं। ये काबिल काबिले तारीफ बात है। एक अच्छी सोच की परिचय है कि हमारा जो कंपटीशन है तो हम खुद से ही होते हैं, हमें अपने आप को समझना है, और जितनी मेहनत की आवश्यकता है हमें उसके अनुसार करनी है। अब एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं। जी, आज के जो युवा हैं, जो कि फौज में आना चाहते हैं, जी। आपके जैसे युवा हैं जो फौज को छोड़ के जाना चाहते हैं, इनके लिए आपके क्या संदेश होंगे, क्या मैसेज होंगे, क्या करें, वो किस तरह से तैयारी करें, कैसे अपना सपना पूरा करें? देखिए, जो फौज में आना चाहते हैं, पहले तो मैं आपके दो प्रश्न हो गए, तो मैं पहले जो फौज में आना चाहते हैं, मैं उनको बोलूंगा आप पक्का फौज ज्वाइन कीजिए। वो आपको एक
अपॉर्चुनिटी, जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज फौज देती है वो शायद वो ऑर्गेनाइजेशन, कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती। मैंने 20 साल नौकरी करने के बाद मैं बाहर पे बाहर लोगों से मिलता हूँ, जी आपका व्यक्तित्व बदल जाता है यार, जी बिल्कुल। बिल्कुल। आप जिस एनवायरनमेंट से आए हो और 20 साल बाद जब निकलोगे ना, तो आपका पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। बिल्कुल। आप बाकी लोगों से जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देते हैं, जितने डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज पॉइंट सुनने का मौका मिलता है, वो अलग ही चीज है। पहली बात तो मुझे लगता है कि जरूर होना चाहिए, और अभी सैलरी भी अच्छी मिल रही है, तो जी मुझे लगता है कि सेना में जरूर आना चाहिए जो नए जी लोग हैं। जी अब जैसे कुछ लोग जो अपनी इनिशियल एंगेजमेंट कंप्लीट करके जैसे 15 साल बाद 20 साल बाद जो जा रहे हैं, मुझे ये लगता है अगर उनने मान ही लिया है कि ठान ही लिया कि मुझे जाना है, जी तो अपनी फैमिली वगैरह को पहले तो कन्विंस कीजिए, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। उसके बाद लेकिन आपको लगता है मुझे इसके बाद ये प्रकार के जॉब करने हैं, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए ट्राई करना है, तो मेरे से कुछ लोग, मेरे दोस्त लोग बोलते भी थे, तो हम लोग, मैं उनको ये बोलता था कि जब हम 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे बस ये वाला एग्जाम कर ले, उसके बाद जिंदगी में मजे ही मजे हैं। जी आपने भी सुना होगा कि 10th में 12th में, मैं बिल्कुल कहता था उनमें जरूरी नहीं, लेकिन अगर तुमने ये एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद जिंदगी में मजे ही मजे जरूर है। बिल्कुल। तो आपको उसका हाई साइड जो है, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन निकालने के बाद जो आपको जॉब मिलेगा, उसके हाई साइड का एक आपको एज ए मोटिवेशन लेना चाहिए। और काफी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन तो पता ही है आपको बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल काफी मेहनत की जरूरत है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी करने की बहुत जरूरत है आपको। अपनी जो सेवा के समय के बाद जितना भी टाइम मिलता है, उसमें अच्छा एफर्ट देने की जरूरत है। तो तब आप मुझे लगता है कि बाहर पे भी सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। और ये पूछना चाहूंगा मैं कि कोई भी युवा जो फौज छोड़ के जाना चाहता है, कितने दिन पहले तैयारी शुरू कर दे? मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1.5 साल पहले, 1.5 से पौने 2 साल पहले, क्योंकि आपको क्या है ना, शुरू में समझ में नहीं आता क्या होगा, क्योंकि अगर आप 1 साल पहले तैयारी करोगे तो आप पहली बार एग्जाम दोगे। जनरली एक साल में एक बार एग्जाम होते हैं, अब पहली बार एग्जाम दोगे, और अब पहली बार अगर आप सपोज करो फेल हो गए या नहीं निकल पाए, जी तो आप पर समझिए कि प्रेशर अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि बिल्कुल। उसके बाद आप जब रिटायर हो चुके होगे, घर में बैठ चुके होगे, तो आप पर एक अलग लेवल का प्रेशर होगा। अगर आप 2 साल पहले से तैयारी करते हैं, तो अब एक बार आप एक टेस्टिंग के लिए एग्जाम दे सकते हैं। तो एग्जाम देने के से क्या होगा कि आपके पास फिर भी 1 साल रहेगा, आप अपनी गलतियों से एग्जाम सेंटर एक एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, वो आप घर में रेप्लिकेट नहीं कर सकते उस कहने एग्जाम के कहने का प्रेशर को। मतलब है कि हाँ समय से अगर तैयारी कर ली जाए, डेढ़ जी दो जी 2 साल पहले से, तो एक जो हीनता की भावना आती है, इन्फीरियरिटी की जी भावना आती है, जी अनिश्चितता की भावना आती है, वो हमारे अंदर घर नहीं करेगी। और समय से हम अपनी परीक्षा दे के अपनी नौकरी का चयन कर पाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए प्रहलाद सिंह बिष्ट साहब, आप हमारे गेस्ट रूम में आए, आपने हमें इतना समय दिया, इतनी इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आशा करेंगे कि आप भविष्य में फिर हमारे यहाँ आए और हमारे युवाओं को, हमारे एक्स सर्विसमैन को गाइड करें। नमस्कार। धन्यवाद सुशील भाई, धन्यवाद।